हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूपीएससी। इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं एक सीरीज़ की जो है सीडीएस फर्स्ट 2026 एंड एनडीए फर्स्ट 2026 के लिए करंट अफेयर की सीरीज़। अब ये दोनों ही एग्ज़ाम को मैंने कंबाइन इस वजह से किया है एक ही वीडियो में, क्योंकि ये एक ही डेट को होते हैं और एक ही टाइम पीरियड में होते हैं, एक ही पर्पज़ के लिए होते हैं। दोनों ही एग्ज़ाम से डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर की एंट्री होती है और लगभग दोनों ही एग्ज़ाम में एक ही तरीके के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो मैंने दोनों को ही कंबाइन कर दिया है। ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। मेरा नाम है अनिल चौधरी और मैंने यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम को 6 टाइम लगातार क्वालिफाई किया है, तो मुझे उन चीज़ों के बारे में पता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, और मैं आपको भी उन टॉपिक्स का एक डेमो एक तरीके से देता रहूँगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ ऐसे करंट अफेयर हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक, या फिर पहले पूछे जाते रहे हैं। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में करंट अफेयर पूछा गया था, ये सीडीएस एग्जाम में पूछे गए। इंडिया का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल जो तैयार किया गया था 2022 के आसपास, उसके बारे में पूछा गया था सीडीएस में। जन समर्थ पोर्टल के बारे में पूछा गया था सीडीएस में। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप डेवलप किया था सबसे पहला, ठीक है, और उसको कमीशन किया गया था इंडिया में, तो वो कहाँ किया गया था, इसके बारे में करंट अफेयर पूछा गया था। इन सभी के आंसर जानना जरूरी है क्या हमारे लिए? नहीं, इस सब के हमें आंसर जानना जरूरी नहीं है। हमें इन सब करंट अफेयर का नेचर जानना जरूरी है कि हमारे लिए अगर कोई पोर्टल लॉन्च होता है तो ज़रूरी होता है, कोई चीज़ पहली बार होती है इंडिया में साइंटिफिक तरीके से, वो भी ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे और अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं। बेंगलोर में एक यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम दिया गया गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल। ये क्या था? ये एक इनोवेटिव सिविल अवेयरनेस कैंपेन था जो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया। इसमें क्या था कि जो रेजिडेंट्स की हैबिट्स थी वेस्ट डिस्पोजल को लेके, उनको चेंज करने के बारे में था। यहाँ की जो सिविल अथॉरिटी है उसने ऐसा सोचा कि जो सिटीजन्स हैं उनकी जो वेस्ट डिस्पोजल की हैबिट्स हैं वो हेल्दी नहीं है, वो इन्वायरमेंट्स को नुकसान पहुँचाती हैं, वो प्रॉपर तरीके से वेस्ट को ट्रीट नहीं होने देती हैं। तो उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल, और यहाँ पर वो फाइन इम्पोज करने वाले हैं। ये जो नोट है आपको ज़रूर करना है कि इस अवेयरनेस कैंपेन में फाइन इम्पोज किया गया था, और ये कारेगौड़ा जो सीईओ हैं बेंगलोर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो क्या है ये गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल? रिसेंटली बेंगलोर में सेलिब्रेट किया गया है और ये एक सिविल अवेयरनेस कैंपेन था जिसमें फ़ाइन भी इम्पोज किया गया है। सेकंड जो करंट अफेयर है वो है मरीन फिशरी सेंसस से रिलेटेड। मरीन फिशरी सेंसस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया है, और ये कंट्री का पहला फुली डिजिटल एंड जियो रेफरेंस्ड सर्वे होने वाला है जिसको कंडक्ट किया है ICAR CMFRI के द्वारा, और इसको पावर्ड बाई ब्यास मोबाइल एप्लीकेशन। किस तरीके से है? एक ब्यास मोबाइल एप्लीकेशन स्वीट्स है जिसमें 3 मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं, वो डेवलप किया है ICAR ने, और इसके द्वारा एक मरीन फिशरी सेंसस जो है कंडक्ट किया गया है। किसने किया है? ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने जो फंड किया है, और ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको कंडक्ट किया है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। ब्यास जो मोबाइल ऐप है इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। ब्यास मोबाइल ऐप ने क्या किया है? मैरीन फिशरी सेंसस कंडक्ट किया है। ICAR और CMFRI इसमें इन्वॉल्व हैं, और ब्यास मोबाइल सूट्स के द्वारा पावर्ड है। 3 डेडिकेटेड इसमें ऐप्स होते हैं, ब्यास नाव, ब्यास भारत और ब्यास सूत्र। इन तीनों ही ऐप के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। ये किसने डेवलप किया है इस ऐप को? ICAR CMFRI। CMFRI की क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने इसको डेवलप किया है। क्या करेगा ये ऐप? ये डाटा कलेक्शन करेगा, वैलिडेट करेगा और मॉनिटर करेगा फिशरी सेंसस को। इसको भी याद रखना है।
इसी तरीके का क्वेश्चन पहले पूछा गया है क्या? हाँ पूछा गया था जन समर्थ पोर्टल के बारे में। जैसे जन समर्थ पोर्टल के बारे में पूछा गया था, वैसे ही आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ब्यास मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, इसका क्या यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, जैसे जन समर्थ पोर्टल के बारे में पूछा गया, ऐसे ही और क्या पूछा जा सकता है जो नेक्स्ट करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्या है? आभार ऑनलाइन स्टोर के बारे में जानते हैं। आभार ऑनलाइन स्टोर के बारे में पूछा जा सकता है। क्या है आभार ऑनलाइन स्टोर? ये क्या है? इंडियन रेलवे ने आर्टिसंस, वीवर्स और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए पैटर्नाइज किया है आभार ऑनलाइन स्टोर को। ये जो आभार ऑनलाइन स्टोर है ना, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर ऑलरेडी लिस्टेड है। अभी इसको पैटर्नाइज किया है इंडियन रेलवे ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आभार ऑनलाइन स्टोर को किसने पैटर्नाइज किया है? तो इंडियन रेलवे ने किया है। आभार ऑनलाइन स्टोर जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये आर्टिसंस, लोकल आर्टिसंस जो होते हैं, वीवर्स होते हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी पीपल्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है। आभार ऑनलाइन स्टोर क्या है? यहाँ पर गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं। तो रेलवे कैसे सपोर्ट करेगा? रेलवे के जो भी प्रोग्राम और फंक्शंस होते हैं ना, वहाँ यहीं से जो है प्रोक्योर किए जाएंगे गिफ्ट आइटम्स। रेलवे जो है इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या फिर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक तरीके से उस सेगमेंट में इसको प्रमोट करने वाला है। ये जो स्टोर है ये होस्ट किया जाता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा। और यहाँ पर प्रोडक्ट से, मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कहाँ से सोर्स होते हैं? वो होते हैं सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम से, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन से, और सेंट्रल और स्टेट के जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम एम्पोरियम होते हैं वहाँ से होते हैं। ये एक तरीके से वोकल फॉर लोकल कैंपेन को भी प्रमोट करेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर उसको देख लेते हैं कि केरला ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है एक्सट्रीमली पॉवर्टी से फ्री स्टेट। केरला कहता है कि अब हमारे यहाँ कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी से ग्रसित नहीं है, और ये केरला के चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है। क्या ये नेशनल लेवल पर डिक्लेयर किया गया है? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है? नहीं। ये केरला ने खुद ही किया है। केरला स्टेट ने क्या है, इंडिया का ये पहला स्टेट बन जाता है जिसने खुद को डिक्लेयर किया है कि अब वहाँ पर कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी से ग्रसित नहीं है, और ये पहला स्टेट बन गया है। उन्होंने क्या है, एक 4 साल लगातार एक प्रोग्राम चलाया है, पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम। और वो क्या है, वो प्रोग्राम जो है ना, वो ह्यूमन डेप्रिवेशन पर फोकस करता है रादर देन कि वो प्योरली इनकम बेस्ड हो। मतलब केरला के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी से ग्रसित नहीं है, हम फ्री हो गए। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन दी है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में उन पीपल को, उन इंडिविजुअल को कंसिडर किया जाएगा जो डेली $3 से कम स्पेंड करते हैं, जिनकी लिविंग जो है ना डेली $3 से कम है। तो लगभग 250 रुपये के आसपास से कम जो डेली कमाते हैं या फिर खर्च करते हैं, कमाते नहीं एक तरीके से जो खर्च करते हैं, उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंडर काउंट किया जाता है। लेकिन केरला ने इसको नहीं माना है। केरला क्या कहता है कि हमारे लिए जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो 4 लोकल इंडिकेटर्स जो हैं उनको यूज़ करके हम मानने वाले हैं। हम कहेंगे कि फूड इनसिक्योरिटी तो नहीं है, पुअर हेल्थ एक्सेस तो नहीं है, उनके पास लैक ऑफ हाउसिंग तो नहीं है, एब्सेंस ऑफ इनकम तो नहीं है, इनकम उनकी होती है, उनके पास एक घर है रहने के लिए, उनके पास जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं उनकी एक्सेस है, और उनके पास डेली का खाना है। तो हम कहेंगे कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंडर नहीं है, प्योरली इनकम बेस्ड या फिर रादरली जो हम खर्च करते हैं डेली उसके बेस पर हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन नहीं करते हैं, ऐसा केरला ने कहा है। क्या ऐसा पहले कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीडीएस या एनडीए के एग्जाम में? हाँ, पूछा जा चुका है। पहले पूछा गया था कि देश का सबसे पहला स्टेट कौन सा है जिसने 100% हाउस होल्ड टैप वाटर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का है जो 2022 में पूछा गया था। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये लगभग उसी तरीके का है। तो मैं ये जो PYQ में क्वेश्चन है इनका आंसर नहीं जानना जरूरी है, हमको बस ये देखना है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और पहले क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेट कौन सा है जिसने लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कमीशन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्या साइंस एंड टेक से क्वेश्चन था, उसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M5 ये न्यूज़ में है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसरो ने ना सक्सेसफुली लॉन्च किया है इंडिया का सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 GSAT-7R। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। CMS जो होता है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का नाम होता है। ये लॉन्च किससे किया है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M5 रॉकेट से। इसका ये मिशन 5 था और ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। CMS-3 जो सैटेलाइट है उसके बारे में जानते हैं। इसको GSAT-7R भी कहते हैं। ये एक नेक्स्ट जनरेशन मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मल्टी बैंड होंगे, इसमें एक ही बैंड पर काम नहीं करेगा, एक से ज़्यादा बैंड होंगे। इससे क्या होगा, इंडिया का जो सिक्योर सिस्टम है कम्युनिकेशन को लेके वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा और इसका जो थ्रूपुट है वो पहले से ज़्यादा हाई होने वाला है और ये लैंड और सी में बेटर कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करने वाला है। इसको डेवलप किया गया है इसरो ने और इसके जो भी स्टेजेस है, ऑल स्टेजेस इसरो के द्वारा ही इंडिजीनियसली डेवलप किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने। की फीचर क्या है कि ये इंडियन बिल्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड है, इंडियन सॉइल से लॉन्च किया गया है और ये जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इंडिया के मेनलैंड में और ओशियन में भी। इसकी जो मिशन लाइफ होने वाली है ये नेक्स्ट 15 ईयर तक काम करने वाला है और ये रिप्लेस करेगा इससे पहले जो GSAT-7 सीरीज थी जो कि पुरानी हो रही है, जिसकी एज हो रही है, उसको रिप्लेस करेगा। अभी क्या है, GSAT-7R। GSAT-7R ये नया सैटेलाइट है जिसका नाम है CMS-03। इससे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे वो GSAT-7 यूज़ कर रहे थे। अब ये जो लॉन्च व्हीकल है मार्क 3 M5, इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, इंडिया का सबसे कैपेबल रॉकेट है ये इंडिया के पास जो है, लॉन्च व्हीकल एक तरीके से कहेंगे। इसको बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं और ये 4 टन तक पेलोड जो कैरी कर सकता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एक तो है सॉलिड बूस्टर पहली, दूसरी है लिक्विड बूस्टर और तीसरी जो स्टेज होती है वो क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर स्पेस में काम करती है। और ये तीनों ही स्टेज जो हैं वो इंडिजीनियसली डेवलप की गई हैं इसरो के द्वारा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसने ये डेवलप किए हैं। इससे क्या पहले भी कुछ मिशन किए गए हैं? जी हाँ, इससे पहले भी मिशन किए जा चुके हैं। चंद्रयान 3 जो था 2003 में, वो भी सेम रॉकेट ने ही किया था, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसको आप पहचानिए। ये सॉलिड स्टेट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसमें 3 स्टेजेस होती हैं जिनका यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर को देख लेते हैं। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क होता है उसकी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है इंडिया से। अभी क्या है, 43rd जो है यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी उज्बेकिस्तान में 2025 में। वहीं पर जो है लखनऊ को डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। किसके लिए? गैस्ट्रोनॉमी के लिए लखनऊ को ऐड कर लिया गया है। अवधी कुजीन्स जो होती हैं, हेरिटेज है, कल्चरल डिप्लोमेसी है, ये फूड के थ्रू प्रमोट की जा सकती है। अब ये इस नेटवर्क में शामिल किया गया है लखनऊ को, ठीक है, लेकिन ये नेटवर्क होता क्या है? ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें सिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। किस बेसिस पर? क्रिएटिविटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस को लेके। इससे क्या होता है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2004 में यूनेस्को के द्वारा। सेम जो मैंने अभी बताया कि कल्चर को प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, टूल्स को प्रमोट करता है, उस तरीके से। क्या ये पहला सिटी है इंडिया का जिसको इंक्लूड किया गया है? नहीं, ये पहला सिटी नहीं है।
इससे पहले जो है इंडिया के 7 सिटीज़ हैं जो इसमें इंक्लूड किए जा चुके हैं। एक्चुअली 7 नहीं, मतलब 7 फील्ड होते हैं, सॉरी, जिसको लेके 7 फील्ड से इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रोनॉमी से, लिटरेचर से, म्यूजिक से, फिल्म से, डिजाइन से, क्राफ्ट से, फोक आर्ट से, मीडिया आर्ट से। अब इंडिया के देख लेते हैं कौन कौन से सिटी हैं। ये मैंने सारी लिस्ट किए हैं यहाँ पे। जैसे जयपुर है, जिसको क्राफ्ट एंड फोक आर्ट से भी इंक्लूड किया है। वाराणसी है, इसको म्यूजिक के फील्ड से जो है पहले कर चुके हैं, मतलब 2015 में सबसे पहले हुए थे। 2 शहर हो गए हमारे, जयपुर और वाराणसी। फिर 2017 में हो गया चेन्नई म्यूजिक से, और लास्ट जो है लखनऊ हुआ है गैस्ट्रोनॉमी से 2025 में। इससे पहले 2 शहर हुए थे, कोझिकोड और ग्वालियर, म्यूजिक और लिटरेचर से। 2019 में गैस्ट्रोनॉमी से एक हैदराबाद भी है। आपको याद रखना है, गैस्ट्रोनॉमी से इंडिया का पहला कोई सिटी नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं इंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नीति आयोग ने जो है अनवील किया है, क्या किया है, री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर रिपोर्ट। फ्रंटियर टेक हब है नीति आयोग का, एक नीति आयोग के अंडर एक ब्रांच है एक तरीके से, जिसको फ्रंटियर टेक हब कहते हैं। उसने एक रोड मैप लॉन्च किया है, उसका नाम है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर, अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, और फिर हम जो है री इमेजिन करेंगे एग्रीकल्चर को। अभी तक जिस तरीके से होता आया है उस तरीके से नहीं, हम चाहते हैं कि टेक ड्रिवन हो एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव हो, रेजिलियंट हो एग्रीकल्चर। ये विज़न है हमारा 2047 के लिए। इसके 3 पिलर हमने रखे हैं। 3 पिलर क्या क्या हैं? एक तरीके से ये प्रपोज करता है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2.0। क्या क्या हैं इसके 3 पिलर? देखिए, ये पूछा जा सकता है, री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो है किसने लॉन्च की है? तो ये नीति आयोग ने की है। नीति आयोग के अंडर फ्रंटियर टेक हब ने लॉन्च की है। क्या चाहता है ये चाहता है कि फाउंडेशनल सिस्टम जो उसको एनहेंस किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। एग्री इनोवेशन जो होता है, टैलेंट सिस्टम जो होता है, R&D के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उसको री इमेजिन किया जाए। अभी तक जैसे होता है वैसे ही नहीं करते रहना है, री इमेजिन करना है उसको। कन्वर्ज करना चाहता है कि इंडस्ट्री की नॉलेज जो है वो पॉलिसी मेकिंग के साथ कन्वर्ज हो जाए और बेटर आउटपुट निकले, ऐसा चाहता है। ये इंडियन फार्मर्स को क्लासीफाई करता है 3 कैटेगरीज में, कि इंडियन फार्मर जो उनको भी एक बार क्लासीफाई करके देख लेते हैं। तो 70 से 80% जो इंडियन फार्मर्स हैं वो एस्पायरिंग में आते हैं, कि वो तो मतलब अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो एस्पायर ही कर रहे हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। 15 से 20% जो इंडियन फार्मर हैं वो ट्रांजिशन फेज़ में, वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। अभी उन्होंने पूरे तरीके से नहीं किया है, लेकिन वो एडॉप्ट कर रहे हैं। 1 से 2% लोगों को ये क्या कहता है कि वो एडवांस लेवल पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। केवल 1 to 2%। एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इंडिया के 45.8 वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी की बैकबोन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अफ़गानिस्तान में एक अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक ज़रूरी हो जाते हैं, अफ़गानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर अर्थक्वेक आया है, मज़ार शरीफ के पास आया था। ज़्यादा जानना ज़रूरी है नहीं अर्थक्वेक के बारे में, बस अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया था। और इसको आप जो है जियोग्राफी के सेक्शन के अंडर इसको अलग से आप स्टैटिक में अपना प्रिपेयर कर सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। बाकी है कि सीस्मोग्राफ जो है इसका आउटपुट मेज़र करता है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। इंटेंसिटी जो होती है उसको मतलब डिफरेंट लोकेशंस पर मेज़र करके उसको निकाला जाता है, मर्केली स्केल से उसको मेज़र किया जाता है। ट्रायंगुलेशन मेथड जो होता है वो, जो ये अर्थक्वेक होता है, ये जो भूकंप होता है, उसके एपिसेंटर को लोकेट करने के लिए यूज़ होता है ट्रायंगुलेशन मेथड। आपको याद रखना है, ये रिसेंटली यूपीएससी ईपीएफओ एक एग्ज़ाम हुआ था एपीएफसी के लिए, उसमें इस तरीके का एक करंट अफेयर कह सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने पूछा था। अब पंपाडम सोला नेशनल पार्क जो है ये भी न्यूज़ में है। आपको बस इसकी लोकेशन बताऊंगा मैं, उतनी ही याद रखनी है। नेशनल पार्क से ये पूछा जा सकता है कि पंपाडम नेशनल पार्क जो है
ये कहाँ है? तो पंपाडम सोलार नेशनल पार्क जो है ये केरला में है। न्यूज़ में क्यों है? देखिए केरला काफ़ी अच्छी चीज़ें करता है गवर्नेंस को लेके। न्यूज़ में इस वजह से है कि यहाँ पर एक मॉडल प्रपोज किया गया था इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को लेके, और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक इन्वेजिव स्पीसीज़ होती है ट्री की, ऑस्ट्रेलियन वेटल ट्री, उसको रिमूव कर दिया गया है कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से, और जो नेटिव ग्रासलैंड्स थे उनको रिवाइव किया गया है इस पंपाडम सोलार नेशनल पार्क में, और ये केरला का है, ये न्यूज़ में है, ज़रूर याद रखना है आपको। रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को लेके एक स्कीम है जो लॉन्च किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। भारत मंडपम, ये दिल्ली में एक जगह है, न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कनक्लेव। एक कनक्लेव है जो इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट करेगा। इसमें क्या है, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जो है वो लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने, जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में कि जो भी स्कीम होंगी उनको फंड करेगा एक तरीके से। तो ये न्यूज़ में है। अब देखते हैं कि R&D को फंड करने के लिए 1 लाख करोड़ का अगर एक कोई फंड बनाया गया है तो वो क्या चीज़ें कर सकता है, गवर्नमेंट कितना फंड करती है R&D को। जो ग्रॉस GDP का परसेंटेज है इंडिया में R&D का, वो डबल हो गया है। जैसे हम 2010 से 11 के बीच जो है, जो भी हम इन्वेस्ट करते थे R&D में, आपके लिए नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी उससे डबल हो गया पिछले डिकेड में। 2020 से 21 के बीच में लगभग डबल हो गया है, लेकिन फिर भी हमारा ग्लोबल एवरेज से बहुत ही नीचे है। 0.7% ही करते हैं हम लगभग। ये देखिए मैं सेक्टर वाइज आपको एक बार दिखाता हूँ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो लगभग, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग 64% जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट करता है R&D में इंडिया की। 36% के आसपास ही प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट होता है R&D में इंडिया में। और ये जो 64 है इसमें से भी अराउंड 44% जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट केवल 20% के आसपास करते हैं, और प्राइवेट इंडस्ट्री ओनली 36% के आसपास ही इन्वेस्ट करती है R&D में। ये हालत है। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये लगभग सिनेरियो है। लेकिन पेटेंट फाइलिंग को लेके भी एक डेटा है। डेटा क्या कहता है कि पेटेंट फाइलिंग जो है इसी पीरियड में, सेम पिछले 10 सालों में, ट्रिपल हो गया इंडिया में। तो R&D को लेके जो बजट था वो 2x हो गया पिछले डिकेड में। जो रिपोर्ट कहती है कि 2010 से 11 को कंपेयर करें और 2020 से 21 को कंपेयर करें, ये जो चीज़ें हैं, ये जो डेटा है, मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि UPSC रिटन में तो पूछता ही है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, आपको जब आप SSB देने जाते हैं या फिर कोई डिबेट करते हैं, कोई ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको। ये जो डेटा पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से नेशन जो है हमारा आगे बढ़ रहा है और हम डेवलप कर रहे हैं। प्रवासी परिचय 2025, ठीक है, प्रवासी परिचय 2025 ये कंडक्ट हुआ कहाँ? ये रियाद में हुआ। किसने कंडक्ट किया? एम्बेसी ऑफ इंडिया ने। ये है क्या चीज़, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो प्रवासी परिचय ना एक एनुअल डायस्पोरा कल्चरल फेस्टिवल है जो कहाँ कंडक्ट होता है? वो रियाद में होता है। कौन करता है? एम्बेसी ऑफ इंडिया ही उसको कंडक्ट करती है। ये इसका 3rd एडिशन था। इससे होता क्या है, एक गीता महोत्सव जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है अभी 2025 की बात करें, तो इससे क्या है कि इंडिया का जो रिच कल्चर है, जो लिंग्विस्टिक कल्चर है, जो फिलोसफिकल कल्चर है, उसको प्रमोट किया जाता है, परफॉर्मेंस दी जाती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं थीम्स को लेके, तो उससे इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया जाता है एक तरीके से अब्रॉड द नेशन। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जैसे करंट अफेयर हम तैयार कर रहे हैं, तो ये क्या है, इससे आपको खुद से नोट्स बनाने होंगे। अगर आप करंट अफेयर और बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, द्विज एजुकेशन, गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं या फिर एप्पल यूज़र हैं तो आप वेबसाइट से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये करंट अफेयर का कोर्स मिलेगा आपको। ये क्या है, 1 ईयर का प्रोग्राम है करंट अफेयर PDF कोर्स। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी UPSC का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का है, CAPF का है, CDS, NDA, EPFO,
स्टेट पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम है, ये जो करंट अफेयर का कोर्स है ये डिफेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये जानना ज़रूरी है। मंथली मैगजीन्स होती है हमारी, जो बहुत शॉर्ट होती है और क्रिस्प होती है। आपको क्या करना है, ये जो ऐप है आप एक बार डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर एक डेमो फाइल मिलेगी आपको, डेमो फाइल आप उसको देखिए कि मंथली मैगजीन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कैसी होती है। 30 to 40 पेजेस होते हैं उसमें केवल। आप कोई भी मैगजीन लेंगे, विज़न की, इनसाइट्स की, आपको 150 to 200 पेजेस मिलते हैं। उसमें काफ़ी फालतू का ही डेटा होता है जो आपके काम का नहीं है, एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होता है। ये तो हो गया मंथली कंपाइलेशन हो गया। हाफ ईयरली कंपाइलेशन होंगे और ईयरली कंपाइलेशन भी होंगे, मतलब हाफ ईयरली मैगजीन भी होगी और ईयरली मैगजीन भी इंक्लूड होगी इसमें। और क्या होगा इसमें कुछ स्पेशल कंपाइलेशंस भी होंगे, जैसे अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं डिफेंस एग्जाम्स में, बाकी एग्जाम्स में भी रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, इंडाइसिस से क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस करंट अफेयर होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग से मैं कवर करने वाला हूँ इसी करंट अफेयर कोर्स में। स्पेशल मॉक टेस्ट भी होंगे करंट अफेयर के जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था कुछ ये करंट अफेयर कोर्स के बारे में। अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पर और वीडियो को करेंगे पूरा। हाँ, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है, इंडिया से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने एक्सपोर्ट किया है फोर्टिफाइड राइस को। फर्स्ट एक्सपोर्ट है इंडिया का फोर्टिफाइड राइस कर्नल का। ये किसने फैसिलिटेट किया है, किसने इसमें हेल्प की है, तो वो अपेडा ने की है। अपेडा क्या है, अपेडा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड। एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड, मतलब जो एग्रीकल्चर का फूड है, जो प्रोसेस फूड है, उसको प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करती है ये अथॉरिटी। आपको याद हो गया ना क्या है अपेडा, क्या है, इसने एक्सपोर्ट में हेल्प की है, तो ये क्या करती होगी, वही काम करती होगी। तो क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने फैसिलिटेट किया। ये जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल थे ये कहाँ से एक्सपोर्ट हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट हुए हैं कोस्टा रिका के लिए। बहुत ही ज़रूरी आपके लिए जानना, इस कंट्री का नाम कोस्टा रिका के लिए सबसे पहली बार ये एक्सपोर्ट हुए हैं। अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है इंडिया का ट्रंप के साथ, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं ये होते क्या हैं, ये एक फॉर्म होती है राइस की ही, लेकिन ये न्यूट्रिशनली इन्हेंस्ड होते हैं। राइस में क्या है, ज़्यादातर कार्ब्स ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया जाता है, जैसे आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गए। ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को राइस फ्लोर में ऐड कर देते हैं और वापस से उनको राइस की शेप दे देते हैं, राइस ग्रेन्स बना देते हैं एक तरीके से, और इनको फिर बोलते हैं हम फोर्टिफाइड राइस। अपेडा के बारे में जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है और इसको डेवलप ही किया गया है कि ये एक्सपोर्ट में फैसिलिटेट करे। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1985 में। इसने रिप्लेस किया था प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को। अब देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड समिट हुई है सोशल डेवलपमेंट को लेके। इसका मतलब है इससे पहले भी कोई हो चुकी होगी, लेकिन इससे पहले जो समिट हुई थी ना, उसका ही मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहली जो वर्ल्ड समिट हुई थी वो हुई थी 1995, मतलब 1995 में हुई थी, और वो कोपेनहेगन में हुई थी, डेनमार्क में। इतने दिन पहले हुई, कितने सालों पहले हुई थी ना ये समिट, लगभग 30 साल हो गए इस समिट को हुए। 30 ईयर्स बैक ये समिट हुई थी पहली बार, अब हो रही है दूसरी बार, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है समिट, 30 साल बाद हो रही है। हमारे इंडिया की तरफ से इस समिट में हिस्सा लिया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने हमारी तरफ से हिस्सा लिया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। कहाँ हुई थी, दोहा कतर में हुई थी ये समिट। क्या होता है यहाँ पर बातें की जाती हैं कि पूरे वर्ल्ड से लीडर आके कमिट करें कि हम सोशल जस्टिस को प्रमोट करेंगे, पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी एरेडिकेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देंगे। और जो 2030 का हमारा एजेंडा है, एजेंडा फॉर 2030,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके इसको भी प्रमोट करेंगे। तो एक हाई लेवल ग्लोबल फोरम थी जो कंडक्ट हुई है दोहा कतर में, और ये यूनाइटेड नेशन ने इसको कन्वे किया है। ऑपरेशन वाइट कॉल्ड्रॉन बहुत ही ज़रूरी है। ये ऑपरेशन वाइट कॉल्ड्रॉन जरूर आपको याद रखना है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसने इसको कंडक्ट किया है। एक ड्रग फैक्ट्री वलसाड़ गुजरात में चल रही थी, उसको इन्होंने बस्ट किया एक तरीके से, और वहाँ किस साइकोपेट्रिक ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था ये भी आपको याद रखना है। उसका नाम है एल्प्राजोलाम, ये नाम याद रखिए, एल्प्राजोलाम। ये जो ड्रग है इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था यहाँ, लेकिन इस पर रेड पड़ी और इसको सीज कर लिया गया। एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन एक तरीके से मान के चलिए कंडक्ट हुआ है, जिसका नाम है ऑपरेशन वाइट कॉल्ड्रॉन। ऑपरेशन वाइट कॉल्ड्रॉन जो है इसके अंडर एक एंटी नारकोटिक ऑपरेशन हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इसको कंडक्ट किया है, गुजरात में हुआ है। क्यों ये ज़रूरी है? इससे पहले क्या कुछ ऐसा पूछा गया है? हाँ, ऑपरेशन सद्भावना जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी ने कंडक्ट किया था लद्दाख में, उसके बारे में पूछा गया था। लगभग उसी तरीके का ऑपरेशन है जो इंडिया की ग्रोथ को रोक रहा था पहले से। नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र जो है बन गया है सबसे पहला स्टेट इंडिया का जिसने पार्टनर कर लिया किसके साथ? स्टारलिंक के साथ पार्टनर कर लिया। महाराष्ट्र जो है सबसे पहला स्टेट बन गया जिसने एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या करने वाले हैं इसके साथ? ये डिलीवर करेगा सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसका कहाँ यूज़ करेगी? एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में यूज़ करेगी, दूसरा रिमोट रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सेलुलर इंटरनेट नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा। स्टारलिंक जो है ये है क्या? ये एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है। ये सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? रिमोट एरियाज़ में भी हाई स्पीड मिलेगी, लो लेटेंसी मिलेगी। ये कंपनी है एलोन मस्क की जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स के थ्रू ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। मतलब एक तरीके से मान के चलिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो, जैसे हमने क्या है अभी CMS-3 भेजा, GSAT-7R भेजा। ये क्या करेगा? ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जाके सेट हो जाएगा, लेकिन वो 35,000 किलोमीटर की हाइट पर होता है। एलोन मस्क के जो सैटेलाइट्स हैं वो करीब 550 किलोमीटर की ही हाइट पर होते हैं, तो बेटर लेटेंसी देते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं लेटेंसी को और स्पीड को हाई करता है एक तरीके से। सैटेलाइट इंटरनेट थोड़ा सा महंगा भी होता है। ऑप्टिकल इंटरलिंक सैटेलाइट्स होते हैं, एक कॉन्स्टलेशन बना दी जाती है सैटेलाइट्स की, उसके थ्रू ये इंटरनेट जो है प्रोवाइड किया जाता है। ज़्यादा टेक्निकल टर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र सबसे पहला स्टेट बना है जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया है, इतना आपके लिए ज़रूरी है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया क्या? हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए ना कि इंडिया का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल डेवलप हुआ, इसके बारे में कुछ पूछा गया। तो ऐसा ये क्वेश्चन फिर से मैं आपको कराता हूँ कि इंडिया का सबसे पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप किया गया, ये भी इंडिया का सबसे पहला है। साइंटिफिक प्रोग्रेस है, यहाँ भी साइंटिफिक प्रोग्रेस थी, इंडिया में सबसे पहले थी, वो पूछी गई है 2022 में। अब इसको भी देख लेते हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इंडिया में सबसे पहले डेवलप किया गया है। 500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सपोर्ट किया है इसको नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर, इंडियन गवर्नमेंट ने ही। इसको डेवलप किसने किया है? तो न्यू, ये आप याद रखिए, न्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इसको सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये क्या है, होता क्या है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम फिजिक्स के लॉज को यूज़ करती है, और कीज़ जो होती हैं, जो पासवर्ड्स होते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, पासवर्ड्स बोल लीजिए, अब कीज़ बोल लीजिए, उनको एक्सचेंज और जनरेट करने में हेल्प करती है। क्वांटम वर्ल्ड में होता क्या है? क्वांटम वर्ल्ड ये कहता है कि
कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट बदल जाता है। तो जब हम की को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और उसको बीच में कोई अगर ऑब्जर्व करना चाहे तो वो खुद को बदल देता है। मतलब कभी भी हैकर उसका ट्रू नेचर नहीं जान पाते हैं, ऐसे मान के चलिए। तो इंस्टेंटली उसको ऑल्टर कर देता है अगर कोई उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर काम करता है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है एक तरीके से, वो सारी चीज़ें यूज़ होते हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना। जो ग्रेविटेशनल वेव है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखते हैं, साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है सबसे पहला, या फिर कहेंगे सबसे क्लियरेस्ट, मतलब अभी तक हमें इससे क्लियर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट नहीं हुई थी। ये हमने सबसे क्लियर ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया है, जिसका हमने नाम क्या रखा है, GW250,114। ये आपको नाम थोड़ा सा याद रखिए कि अगर इस तरीके का आता है ग्रेविटेशनल वेव 250,114, तो ये क्या है, ये अभी अभी अपने डिटेक्ट की है। 3 एजेंसी हैं, यूएस, इटली और जापान की। यूएस की लीगो, इटली की विर्गो और जापान की कागरा। तीनों एजेंसी ने मिलके इस वेव को डिटेक्ट किया है। ये उसी तरीके की वेव है जो एक बार पहले भी डिटेक्ट हो चुकी है। ये मर्जर जब होता है ना दो ब्लैक होल का, उस समय ये वेव्स जो हैं जनरेट होती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसी ही चीज़ें और भी न्यूज़ में आती रहती हैं कि इससे पहले जो इथेरियम जो था वो न्यूज़ में आया था। तो ये क्या आपको याद रखना होता है कि ये इथेरियम न्यूज़ में आया है, तो ये टर्म भी आ सकता है GW250,114। ये क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये लास्ट भी है, नहीं ये सेकंड लास्ट है, 18 देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन हो गई। अभी जो है यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट 36 डेज़ के लिए लगभग शट डाउन हुई, और ये यूएस की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो कहाँ की स्टेट की, मतलब कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट जो है शट डाउन हुई। दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि यूएस में गवर्नमेंट शट डाउन होना होता क्या है, जब यूएस की पार्लियामेंट या फिर कहीं कांग्रेस फेल कर जाती है कि वो लेजिस्लेशन पास ना कर पाए अपनी फेडरल एजेंसीज और अपने फेडरल प्रोग्राम को फंड करने के लिए, तो कहते हैं गवर्नमेंट का शटडाउन हो गया। नॉन एसेंशियल्स गवर्नमेंट ऑपरेशंस जो होते हैं वो सारे के सारे रुक जाते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है और ध्यान देना है कि नॉन एसेंशियल नहीं रुकते हैं। जो एसेंशियल हैं वो सारे काम करते रहेंगे, लेकिन जो नॉन एसेंशियल्स होते हैं वो सारे रुक जाते हैं। लास्ट देख लेते हैं, कुनार रिवर को लेकर है। देखिए अफ़गानिस्तान कितना ज़रूरी है हमारे लिए। एक तो भूकंप आया है वहाँ, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, कुनार रिवर जो अफ़गानिस्तान की, वहाँ एक डैम डेवलप किया जाएगा जिसमें इंडिया हेल्प करेगा अफ़गानिस्तान की। अब जब इस रिवर पर डैम डेवलप हो जाएगा तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा है, एक तो ये अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, दूसरा ये जो रिवर है ना एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है, और ये जो है फिर अफ़गानिस्तान से एंटर करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस रिवर को चित्राल रिवर के नाम से जानते हैं। ये जो चित्राल रिवर है ये पाकिस्तान में भी पानी पहुंचाती है। अगर इस रिवर पर एक डैम डेवलप करेंगे हम अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान में पहले से ही पानी कम जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर हमने सिंधु नदी का जो पानी था, इंदस रिवर का जो वाटर था, उसका भी हमने पानी रोका। तो पाकिस्तान एक तरीके से कमज़ोर होगा अगर हम ये सारे एक्शंस जो लेंगे। तो उस वजह से ये जो करंट अफेयर का वीडियो था लगभग यहाँ ख़त्म होता है। आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और आप ईयर लॉन्ग या फिर डेडिकेटेड करंट अफेयर प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं तो आप यहाँ से हो सकते हैं। आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटेबल फॉर्म में। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इन नोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो करंट अफेयर की वीडियोज़ आएंगी ये भी आपकी इनफ होने वाली हैं। लेकिन जिस तरीके से कंपाइलेशंस मिलेंगे आपको, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आपको नोट्स मिलेंगे प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेंगे, वो मैं वीडियोस के थ्रू नहीं दे पाऊँगा। वीडियोस के थ्रू आपको सेल्फ नोट्स बनाने होंगे। अगर आप अपने हाथों से नोट्स बना सकते हैं, उतना टाइम है आपके पास, तो आपको इस कोर्स में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें वैसे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल से तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आऊँ, इस सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आऊँ, तो आप कमेंट करके कमेंट बताइए मुझे।
इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।